हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं कुमार सर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस डिजिटल लर्निंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूथ पाठशाला में। साथियों, जनरल साइंस में केमिस्ट्री कैटेगरी से हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल। कॉन्सेप्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल, अणु एवं परमाणु की संकल्पना। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अणु और परमाणु से संबंधित बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स, लाइक एज आपका अणु का कॉन्सेप्ट क्या होता है, परमाणु क्या होता है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, परमाणु के अलग अलग मॉडल, बोर का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, डाल्टन का मॉडल, है ना। ये आपके जो भी परमाणु मॉडल है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। समस्थानिक, समभारिक, समायतनिक क्या होते हैं, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, है ना, एंटी इलेक्ट्रॉन, ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। देखो, इस क्लास में जो अणु और परमाणु वाला जो हमारा टॉपिक है, इसमें से केमिस्ट्री में से सबसे केमिस्ट्री का मूलभूत चैप्टर ये है। मतलब जब भी केमिस्ट्री की शुरुआत होती है, रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है, तो वो शुरुआत इसी चैप्टर के साथ में होती है। क्योंकि इस चैप्टर के बगैर अणु और परमाणु को जब तक आप डिटेल में नहीं समझेंगे, इसको समझे बगैर आपका केमिस्ट्री को समझना मुश्किल है। क्योंकि आगे चल करके कई ऐसे रासायनिक तत्व आएंगे, अम्ल, क्षार, लवण आएंगे, आवर्त सारणी आएगी, तो उनके बारे में समझने के लिए हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। इसी में हम चर्चा करेंगे परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का भार, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक चैप्टर है और इसमें से निश्चित तौर पर से एग्जाम में से इस चैप्टर में से प्रश्न जरूर आते हैं, जरूर पूछे जाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि केमिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा जाए और इसमें से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो चलिए अब इसको समझने के लिए, अणु और परमाणु को पूरे ढंग से समझने के लिए इस चैप्टर को आप पूरा लास्ट तक जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री में ये वाला चैप्टर नहीं आता है तो फिर आपको केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता है। समझने के लिए आइए शुरुआत करते हैं। अणु एवं परमाणु। अच्छा, परमाणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु। तो जो परमाणु है ना, जैसे प्रकृति में हर चीज, कोई भी जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। कोई भी जो पदार्थ है, प्रत्येक जो पदार्थ है वो उस पदार्थ के छोटे छोटे सूक्ष्मतम कणों से, नैनो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। और नैनो पार्टिकल्स को, उन सूक्ष्मतम कणों को ही हम अणु या परमाणु के नाम से जानते हैं। अब यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि भाई अणु बड़ा है या परमाणु बड़ा है। सबसे छोटा कण क्या है? सबसे छोटा कण क्या है? तो सबसे छोटा कण होता है हमारा परमाणु। कौन सा होता है भाई? परमाणु। ये वाला कण, एटम्स जो है हमारा, इससे बड़ा है हमारा अणु। परमाणु से बनेगा अणु और अणु से मिलकर के बनेंगे तत्व, एलिमेंट, एलिमेंट से फिर बनेंगे यौगिक, कंपाउंड, उसके बाद यौगिकों के बाद में बनेंगे मिश्रण, मिक्सचर। तो सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण ये है क्या? परमाणु। परमाणु सबसे छोटा कण है। अब आप कहेंगे कि सर परमाणु तो सबसे छोटा कण है, सूक्ष्मतम कण है, तो ठीक है, क्या परमाणु को आगे और भी विभाजित किया जा सकता है? जवाब है नहीं। कन्वेंशनल जो थ्योरी है, पारंपरिक जो सिद्धांत है परमाणु का, उसके अनुसार इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु किसे कहेंगे आप? कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा, किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा आप उसे और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, आप उसे और नहीं तोड़ सकते। तो वह कण क्या कहलाएगा? आपका परमाणु कहलाएगा। लेकिन किसके अनुसार? कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार। लेकिन जो मॉडर्न थ्योरी है, आधुनिक जो सिद्धांत है परमाणु के विभाजन का, वो ये कह रहा है कि इसे हम विभाजित कर सकते हैं। मतलब इसको हम तोड़ सकते हैं, इसमें से तोड़ करके हम इसको
अलग कर सकते हैं और भी आगे इसको विभाजित किया जा सकता है। लेकिन अभी हम यहाँ जो पढ़ते हैं जनरल साइंस में, वो पुरानी बातों को ही पढ़ते हैं, पुराने सिद्धांतों को ही पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न केमिस्ट्री, इनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। जैसे वो आपका है ना एक करंट वाला, धारा, विद्युत धारा का प्रभाव किस ओर से किस ओर होता है, कि सर विद्युत धारा का प्रभाव पढ़ा होगा आपने, पढ़ा होगा, अच्छे तरीके से पढ़ा कि विद्युत धारा का प्रभाव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है। करंट का जो फ्लो होता है इधर से इधर की ओर होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ऋण सिरे से धन सिरे की ओर होता है। ऐसा ही पढ़ा है कुछ। ये है कन्वेंशनल थ्योरी, पारंपरिक जो सिद्धांत है विद्युत धारा का। जब हम इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर पढ़ेंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे। तो एक पारंपरिक हमारा जो सिद्धांत है कि धारा का प्रभाव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर ही होता है और इलेक्ट्रॉन का प्रभाव ऋण सिरे से धन सिरे की ओर ही होता है। लेकिन अभी जो मॉडर्न इसका जो सिद्धांत है, फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, एक नई जो आधुनिक जो साइंटिस्ट और इंजीनियर के लिए जो नई फिजिक्स आई है, उसमें यह बात साबित हुई है कि जरूरी नहीं है कि धारा का प्रभाव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल हो, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, बशर्ते आप वो जो आवेश है, चार्ज है, उन आवेश को इधर से इधर भेजने की बजाय आप इधर से इधर भेजने के लिए आप उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने वाला कोई भी डिवाइस लगा दीजिए। आप चार्ज को किस दिशा में भेज पाते हैं, आवेश को किस दिशा में भेज पाते हैं। तो ये पहले की जो रिसर्च थी उनमें यही बात निकल के आई थी कि आवेश का प्रभाव हमेशा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, धारा का प्रभाव हमेशा इधर होता है, चार्ज का फ्लो इधर होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसके विपरीत दिशा में होता है। ये बात आई थी कन्वेंशनल थ्योरी। लेकिन जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए जो अभी जो फिजिक्स आई है, नई मॉडर्न जो फिजिक्स है, उसमें ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जरूरी नहीं है कि मतलब जो इसरो के साइंटिस्ट हैं, नासा के साइंटिस्ट हैं और भी जो साइंटिस्ट होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, वो जो फिजिक्स पढ़ते हैं, मॉडर्न जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उसमें ये बात निकल के आ चुकी है कि जरूरी नहीं है कि करंट का फ्लो इधर से इधर की ओर हो, इधर से इधर भी हो सकता है। मामला उल्टा भी हो सकता है कि धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो करंट का फ्लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऋण सिरे से धन सिरे की ओर भी हो। बस हम एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करें, और क्योंकि विद्युत वाहक बल की वजह से ही आवेश का प्रभाव होता है, पीछे से उस पर एक बल लगता है, धक्का लगता है आवेश पे, चार्ज पे, तो चार्ज का फ्लो होता है, इधर से इधर होता है। अगर आप धक्का इधर से लगा दोगे, चार्ज का फ्लो इधर से उधर कर दोगे, तो फिर धारा इधर से भी बहने लग जाएगी। लेकिन हम जो पढ़ते हैं किताबों में, साइंस जो पढ़ते हैं, वो हमारी पुरानी ज्ञान के आधार पर आधारित होती है। मैक्सिमम जो होती है हमारी वो पुराने, क्योंकि हम इंजीनियर्स के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं उस विज्ञान को जो एकेडमिक लेवल पर पढ़ते हैं ना, प्राइमरी लेवल पे 10वीं स्तर तक, 11वीं 12वीं स्तर तक जो हम विज्ञान जो पढ़ते हैं, फिजिक्स और जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं विज्ञान में, वो हमारी किसी मॉडर्न अप्रोच को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ते हम। वो हम जो हमारा जो परंपरागत जो सिद्धांत होते हैं उनके आधार पर पढ़ते हैं, तो ये पढ़ा जाता है। तो जो परमाणु है, अणु है, वो परंपरागत जो सिद्धांत है, कन्वेंशनल जो थ्योरी है, वो ये कहती है कि वह किसी भी पदार्थ का, किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे हम परमाणु के नाम से जानते हैं। लेकिन मजेदार बात यहां पर यह है साथियों कि मॉडर्न जो केमिस्ट्री है, आधुनिक जो रसायन विज्ञान है, उसके सिद्धांत के अनुसार परमाणु को भी और आगे विभाजित किया जा सकता है। लेकिन हमें मॉडर्न पे ध्यान नहीं देना, हमें मॉडर्न नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, पारंपरिक ही बन के रहना है ना। पारंपरिक ज्ञान पर ही हम बात करेंगे। चलिए, तो परमाणु और अणु। अब देखो, अणु जो मॉलिक्यूल है उसको समझने के लिए परमाणु को समझना पड़ेगा। सारी कहानी इसमें परमाणु की है। अणु का तो इस चैप्टर में बहुत कम रोल है, बहुत कम लेना देना है। कभी थोड़ी बहुत उसकी चर्चा करेंगे कि भाई आपका भी मान सम्मान रख देंगे, कहीं आप बुरा नहीं मान जाओ, है ना, बुरा नहीं मान जाओ, तो आपकी भी बात हम रख देंगे, कर लेंगे चर्चा कर लेंगे, आगे अणु की कर लेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चर्चा है वो है हमारी परमाणु वाली, एटम्स वाली, क्योंकि परमाणु के बगैर तो फिर आप अणु के बारे में भी नहीं सोच सकते और किसी भी तत्व के बारे में नहीं सोच सकते।
ये तत्व होता क्या है? तत्व को डिफाइन, एलिमेंट को डिफाइन करने से पहले, तत्व के बारे में समझने से पहले आपको परमाणु को समझना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। यौगिक को समझने से पहले, डिफाइन करने से पहले आपको परमाणु को समझना पड़ेगा। मतलब पूरी केमिस्ट्री का जो मूलभूत जो चीज है वो क्या है आपका? परमाणु, एटम्स। परमाणु क्या होता है? अकॉर्डिंग टू कन्वेंशनल थ्योरी, आधुनिक सिद्धांत को छोड़ दें, जो हमारा पारंपरिक सिद्धांत है उसके अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम छोटे से छोटा कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसमें से और उसके जो घटक हैं उनको हम निकाल नहीं सकते किसी भी भौतिक क्रिया के द्वारा, किसी भी रासायनिक क्रिया के द्वारा, किसी भी यांत्रिक प्रोसेस के द्वारा, कोई भी आपकी यांत्रिक जो मैकेनिकल जो प्रोसेस है उसके द्वारा आप इसे और आगे डिवाइड नहीं कर सकते, इसे और आगे आप नहीं तोड़ सकते। वो क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा, जो हमें आंखों से दिखता नहीं है। परमाणु हमें आंखों से दिखता नहीं, सूक्ष्मतम कण होता है, बहुत सूक्ष्मतम कण, जो माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं उसे, बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता, बहुत छोटा। अब सोचिए किसी भी एलिमेंट के निर्माण में वो छोटा सा कण भाग ले रहा है, तो मतलब आप उसके छोटा होने से उसके अस्तित्व को नकार नहीं सकते कि सर हमें दिख नहीं रहा, ये बहुत छोटा है, तो हम इसकी एग्जिस्टेंस को हम नकार दें, नेग्लेक्ट कर दें। जी नहीं, अरे उस बड़े तत्व के निर्माण में, उस बड़े यौगिक के निर्माण में, उस बड़े अणु के निर्माण में मुख्य रोल परमाणु का है। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? परमाणु है। परमाणु नहीं है, आप परमाणु की कल्पना छोड़ दीजिए तो क्या तत्व का अस्तित्व होगा? नहीं। उस एलिमेंट का अस्तित्व, उस यौगिक का जो अस्तित्व है, उस आपके मिश्रण का जो अस्तित्व है या किसी भी पदार्थ का जो अस्तित्व है, वो किसकी वजह से है साथियों? परमाणु की वजह से है, इसकी वजह से है, इसकी वजह से उसका अस्तित्व है। ये नहीं तो फिर कोई नहीं, ये नहीं तो फिर कोई नहीं, कोई भी नहीं होगा, है ना? तो आप ये छोटी छोटी चीजों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। परमाणु की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, हमने बताया कि परमाणु क्या होता है? किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। कि कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें वो भाग ले, और भाग लेने के लिए वो स्वतंत्र है, भाई फ्री है, आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लो, आपकी मर्जी है जिसमें भी आपको भाग लेना है, जैसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप चाहते हो उसमें भाग लेना है। नहीं, आप स्वतंत्र नहीं है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अकेला भाग नहीं ले सकता। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तत्व। क्या भाग लेगा? तत्व, या तो तत्व या यौगिक या मिश्रण। तत्व, यौगिक, मिश्रण रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। और तत्व का निर्माण किससे होता है? अणुओं से या परमाणुओं से। तो परमाणु अकेला भाग नहीं ले रहा, उसमें और भी कई परमाणु हैं, और बहुत सारे असंख्य परमाणु हैं, और बहुत सारे अणु हैं जो उस तत्व का निर्माण कर रहे हैं, फिर वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं? भाग ले रहे हैं। इसलिए जो परमाणु है, इंटरेस्टिंग बात, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में अकेला भाग नहीं ले सकता कि आप अकेले अकेले रासायनिक अभिक्रिया कर लो। नहीं, अकेले नहीं, साथ में होगी। अकेले कैसे कर लोगे आप? हाँ, कैसे कर लोगे आप अकेले? ऐसे कैसे करने देंगे आपको रासायनिक अभिक्रिया? तत्व, हाँ तत्व कर रहा है, कोई बात नहीं, तत्व कर रहा है, एलिमेंट कर रहा है, तो उस एलिमेंट में आप अकेले थोड़ी हो, सभी हैं। तो परमाणु वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का या किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होता, और जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। वो क्या कहलाएगा? परमाणु। क्या कहलाएगा? वो हमारा परमाणु कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। कोई भी जो एटम्स होता है, कोई भी जो परमाणु की संरचना होती है, अच्छा इसकी परमाणु की खोज की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। चलिए, जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को पढ़ने से पहले हम इसकी खोज के बारे में पढ़ें कि भाई परमाणु की खोज कैसे हुई, किसने करी, है ना? तो इसकी खोज के बारे में पढ़ने से पहले अब देखो, परमाणु की खोज, दो बातें, सबसे पहले किसने करी और परमाणु का खोजकर्ता किसे कहा जाता है।
आइए समझते हैं इस एनिमेशन। परमाणु की खोज जो थी, हमारे जो ऋषि कणाद थे 800 ईसा पूर्व से भी पहले, ऋषि कणाद भारतीय महर्षि थे, उन्होंने परमाणु की खोज कर ली थी और उसने बताया कि हर एक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, सूक्ष्मतम कणों से मिल, तो उसने उसको नाम सूक्ष्मतम कण दिया। तो कर तो वो चुके थे, लेकिन अब हमारा इंडियन जो नॉलेज थी, हमारा जो ज्ञान था, भारतीय ज्ञान, परंपरागत ज्ञान, उसकी खास बात क्या थी कि वो ज्ञान सीमित लोगों तक ही था। वो एक मैक्सिमम सोसाइटी तक वो जो नॉलेज थी वो ट्रांसफर नहीं हो रही थी, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति का ठेका कुछ ही लोगों के हाथ में था कि भैया ये जो है ये अध्ययन करेंगे, वेदों का अध्ययन या शास्त्रों का अध्ययन इनका ही काम है, बाकी आपका दूसरों का काम अध्ययन करना नहीं है, आपका काम क्षत्रिय, आप युद्ध लड़िए, आप ये काम करिए, बड़े का काम कीजिए, आप ये काम कीजिए। तो वो जो हमारा परंपरागत ज्ञान था, वो चाहे हमारा आयुर्वेद के मामले में हो या फिर हमारा चिकित्सा के मामले में हो या बौद्धिकता के मामले में, इंटेलिजेंसी के मामले में हो, या फिर हमारा वैज्ञानिक जो ज्ञान है, साइंटिफिक जो हमारी नॉलेज है, परंपरागत ज्ञान वो हो, वो कुछ लोगों तक ही सीमित था और उस ज्ञान का विस्तार आगे नहीं। लेकिन जो फॉरेनर जो लोग होते हैं, विदेशी लोग होते हैं, वो काफी चतुर चालाक लोग होते हैं। मैक्सिमम जो चीजें हैं वैज्ञानिकों ने, वो चाहे आपके नासा के इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं या और भी हैं, इन्होंने काफी भारतीय वेद शास्त्रों का अध्ययन करके काफी जो खोज है, रिसर्च है, वो इनके आधार पे की है और नई नई इन्वेंशंस की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे भारतीय परंपरागत ज्ञान में ये कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए सुबह मॉर्निंग टाइम में नहाने के बाद। तो वो उसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक क्या है? विटामिन डी। तो सूर्य जब उगता है, सूर्य उदय होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है, लाल रंग के प्रकाश में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो जब हम अर्ली मॉर्निंग नहा धो करके उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो हमारे पूरे शरीर पर वो लाल रंग के प्रकाश की किरणें पड़ेंगी और हमारे शरीर में विटामिन डी की क्या होगी? पूर्ति होगी। और ये बात उन्होंने बताई विदेशी वैज्ञानिकों ने कि भाई सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है तो हमें धूप का सेवन करना चाहिए। उन्होंने अब आके बताइए, ये बात तो हमारे धर्मशास्त्रों में पहले से लिखी हुई है। तो ऋषि कणाद 800 ईसा पूर्व परमाणु की खोज कर चुके थे, बकायदा उन्होंने उसको नाम सूक्ष्मतम कण दिया। लेकिन गड़बड़ कहां हुई, मिस्टेक कहां हुई कि ऋषि कणाद ने खोज तो कर ली इतने साल पहले, लेकिन उसका पेटेंट नहीं था। क्या नहीं था? पेटेंट नहीं था भैया परमाणु की खोज का। उसके बाद में और भी आपके ग्रीक दार्शनिक आए, फिर साहब आपके लास्ट में आए जॉन डाल्टन, और इन्होंने परमाणु का मॉडल दिया। और परमाणु का मॉडल दिया जिस पे हम आगे आने वाली क्लासेज में चर्चा करने वाले हैं। डाल्टन का परमाणु मॉडल, आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, आधुनिक परमाणु मॉडल, इन पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो परमाणु मॉडल दिया और इन्होंने बताया कि भैया परमाणु होता है, कोई चीज होती है परमाणु खोज। तो परमाणु का जो ऑफिशियल जो खोज करता है वो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन को। और सबसे पहले परमाणु मॉडल भी इन्होंने दिया। जॉन डाल्टन को परमाणु का ऑफिशियल खोजकर्ता कहा जाता है। 1803 में अपना परमाणु मॉडल दिया था ये। लेकिन अनऑफिशियल इनसे काफी सालों पहले, 800 ईसा पूर्व सालों से, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उससे भी 800 साल पहले हमारे भारतीय ऋषि वैज्ञानिक महर्षि कणाद कर चुके थे। लेकिन उस दौरान पेटेंट नाम की कोई चीजें थी नहीं। तो फिर हमारा जो आविष्कार था, हमारी जो खोज थी, उनको इन विदेशियों ने उसको पेटेंट करवा लिया। और उसी चीज पे ये वो जो सिद्धांत दिया था हमारे ऋषि कणाद ने, उसी सिद्धांत को ध्यान रखते हुए उस पर रिसर्च करते गए, आगे बढ़ते गए और उनको सामने ये चीज निकल गया कि हाँ वास्तव में जो बात ऋषि कणाद ने कही थी वो सही है और बढ़िया मौका है। तो उन्होंने तुरंत उसको नाम थोड़ा इंग्लिश नाम रख दिया, भाई एटम्स नाम रख दिया और उसका पेटेंट करवा लिया, कागजों में अपने नाम करवा लिया, खोजकर्ता बन गए। ये कुछ ऐसी एक कहानी है लंबी हमारी, जो परमाणु की खोज के बारे में हमें बताती है। तो जो महर्षि कणाद थे, वो महर्षि कणाद जो थे वो कुछ खा रहे थे, और खा रहे थे तो टहलते टहलते क्या कर रहे थे? खा रहे थे।
तो ये भारतीय वैज्ञानिक भी कहे जा सकते हैं, आप इसे आप भारतीय दार्शनिक के नाम से भी जान सकते हैं, इन्हें आप इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन फिलोसोफर के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये अपने हाथ में एक खाना जो था, फूड, उसको ले करके टहल रहे थे। हाँ, उस जमाने में वो क्या हो रहे थे, टहल रहे थे। और टहलते टहलते जब वो खाना खा रहे थे तो कुछ कण जो थे वो उनके नीचे जमीन पे गिर रहे थे, कुछ कण उनके हाथ में लग रहे थे, छोटे छोटे कण। तो ये जो ऋषि कणाद थे, जिनको हम आज वैज्ञानिक मानते हैं, विदेशियों को, जॉन डाल्टन वगैरह को, इनके भी बाप थे, वो गुरु थे, लेकिन हमने नहीं माना, वो एक अलग बात है। हम अपने लोगों को नहीं मानते। वो कहावत है, अपने एक बहुत अच्छी कहावत है, तो उसमें हम अपने लोगों को, विदेशियों को, बाहर वालों को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो उसने देखा कि ऐसे छोटे छोटे कण उसके हाथ पे बिखर रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं, तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि ये जो लड्डू है, जैसे आपने, अच्छा, परमाणु को समझने के लिए लड्डू वाला कॉन्सेप्ट ले लो कि एक जो बड़ा लड्डू होता है, एक तत्व मान लीजिए आप उसे, वो जो बड़ा लड्डू होता है वो छोटे छोटे लड्डू के दानों से मिलकर के बनाता है, बूंदी के दानों से। तो छोटे छोटे दानों को आप क्या मान लीजिए, परमाणु के छोटे छोटे दानों से। अरे लड्डू का अस्तित्व किससे? उन दानों से। अगर वो दाने बिखर जाए तो लड्डू लड्डू रहेगा नहीं, लड्डू का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो लड्डू को घमंड में नहीं घूमना चाहिए कि मैं लड्डू हूं, 56 भोग के प्रसाद में मैं गणेश जी के चढ़ूंगा। भैया तुम्हारा अस्तित्व उस परमाणु की वजह से, उस छोटे दाने की वजह से है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि जो तत्व है, एलिमेंट है या यौगिक है, मिश्रण है, उसका अस्तित्व परमाणु से है। तो इनके अस्तित्व के या इनके होने के लिए परमाणु का होना बहुत जरूरी है। अगर परमाणु है तो ये हैं, परमाणु नहीं है तो ये नहीं है। अर्थात इनके अस्तित्व पे परमाणु सवाल उठा सकता है। तो इस तरीके से ये फिर हमारी परमाणु के खोज की यात्रा आगे चलती रहती है। फिर ग्रीक दार्शनिक आते हैं, फिर लास्ट में जॉन डाल्टन आते हैं और वो ये बताते हैं कि भैया जो एटॉमिक थ्योरी देते हैं, परमाणु का जो परमाणु सिद्धांत देते हैं, परमाणु मॉडल देते हैं, तो ये हमें बताते हैं। तो जो हमारा डेमोक्रेटस जो है वो एक आपके ग्रीक दार्शनिक थे। ये देखो, ये भी बिल्कुल बाबा ही है ना। ये डेमोक्रेटस, ये ग्रीक दार्शनिक थे। इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी और इसको एक्सप्लेन किया। उसने बोला कि एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ जो कुछ भी है, हमारे चारों तरफ जो चीज़ें मौजूद हैं, है ना, वो बहुत छोटे कणों से, टिनी पार्टिकल, सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने हैं। और जो ये आपका स्पेस है, अंतरिक्ष है, इसके चारों तरफ छोटे छोटे जो कण घूम रहे हैं, या आपके चारों तरफ जो कुछ भी चीज़ें आपको पदार्थ, वस्तु दिखाई देती हैं, वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर के बनी हैं। और उन्होंने बताया कि ये साइज में और शेप में, जो आपके ग्रीक दार्शनिक थे डेमोक्रेटस, उन्होंने बताया कि ये जो शेप और साइज में वो अलग अलग हो सकती हैं, वो डिपेंड करती हैं पदार्थ पर, सबस्टेंस पे, कि भाई पदार्थ कैसा है, पदार्थ कैसा है। तो उसने उसको नाम दिया पार्टिकल, कण नाम दिया। क्या नाम दिया? कण। डेमोक्रेटस जो थे, इन्होंने उस सूक्ष्मतम कणों को नाम कण दिया, ठीक है, जिनका मतलब होता है इनडिविजिबल। तो ग्रीक भाषा में इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब यह आगे और विभाजित नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे, तो उसने उसको नाम दिया कण, मतलब अणु भी बोल सकते। उसने बोला कि अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। और ये बताई उसने, ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रेटस ने, कि ये और आगे विभाजित नहीं हो सकते, तो ये अविभाज्य कण है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, तब तक की खोज में तो ये बात सही सिद्ध साबित हुई। लेकिन जैसे जैसे समय और आगे बढ़ता गया और समय आगे बढ़ा, तो फिर जब आधुनिक समय में हम पहुंचे, 1700-1800 के ईयर्स में जब हम पहुंचे, उस शताब्दी में हम पहुंचे थे, तब हमारे आगे थे भाई साहब जॉन डाल्टन। और जॉन डाल्टन आए, उन्होंने और नई एटॉमिक थ्योरी दी डेमोक्रेटस के बाद में। और जो चीज़ बात बताई थी डेमोक्रेटस ने कि भाई ये और आगे विभाजित नहीं हो सकते, है ना, ये बात जो डेमोक्रेटस ने बताई थी कि ये आगे और विभाजित नहीं हो सकते, तो उसने बताया कि भैया इसको विभाजित किया जा सकता है, और भी आगे जो अणु हैं उसको और विभाजित किया जा सकता है, उस कण को। तो ऐसा किसने कहा कि अणु विभाजित नहीं हो सकता? कि सर डेमोक्रेटस ने कहा नहीं हो सकता। तो लो हम करके बताते हैं। उन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया, प्रयोग करके दिखाया, और वो अणु जो था, पार्टिकल जिसे हमने कण का नाम भी दिया था,
वो आगे और डिवाइड हो गया, छोटे छोटे कणों में और डिवाइड हो गया। अच्छा यार, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि अणु जो है, कण है, वो विभाजित हो ही नहीं सकता। डेमोक्रिटस के अनुसार तो यही बात हम मानते थे, कोई बात नहीं मानते थे भाई, तब तक बात इतनी पता चली थी। अब तो तुम मानोगे ना कि जो डेमोक्रिटस ने जिसको नाम कण दिया था, पार्टिकल अणु दिया, वो आगे विभाजित हो सकता है। हाँ चलो विभाजित हो सकता है, तो इसको क्या नाम दें भाई? अणु भी और छोटे छोटे अणुओं में टूट गया तो एक काम करो, इनको नाम दे दो परमाणु। पर का मतलब और छोटा, तो अणु से भी छोटा क्या हो गया? परमाणु। मॉलिक्यूल से छोटा क्या हो गया? आपका एटम हो गया, परमाणु। तो परम अणु का मतलब बहुत छोटा अणु। तो ये अणु जो है डिवाइड हो सकता था, तो इसको नाम दिया गया परमाणु। तो एटम्स का ऑफिशियल खोजकर्ता जॉन डाल्टन को कहा जाता है, अनऑफिशियल सबसे पहले खोजकर्ता हमारे महर्षि कणाद कहे जाते। तो ये कुछ परमाणु के खोज की जर्नी थी, यात्रा थी, जो अभी आपने यहां एनिमेशन में देखी और मेरे द्वारा मुख्य जवानी आपने सुनी। अब हम आते हैं अपने साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पे, परमाणु की संरचना में, है ना। परमाणु की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है। अच्छा, उन्होंने डेमोक्रिटस ने क्या बताया कि इसकी जो शेप और साइज है वो अलग अलग होती है, शेप भी अलग हो सकती है, उसकी बनावट आकृति भी कुछ अलग हो सकती है, उसकी जो साइज है, आकार है, छोटा बड़ा, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे परमाणु का आकार, जब हम देखेंगे फर्मी मीटर में उसके नाभिक का आकार, परमाणु की त्रिज्या, है ना, परमाणु का व्यास हम देखेंगे, तो वो निश्चित है। हर पदार्थ के परमाणु का आकार निश्चित है। और डेमोक्रिटस बोल रहा है कि भैया निश्चित ही नहीं है, कुछ भी हो सकती है, छोटा बड़ा हो सकता है, वो डिपेंड करता है पदार्थ में। तो उसको उतना ही ज्ञान था, उतनी उसने पढ़ाई करी, उसने सोचा कि अब मेरे अलावा तो किसी ने खोज की नहीं है, तो मैं अपने यहां लंबी लंबी यहां फेंक देता हूं, अपना ज्ञान झाड़ देता हूं। और झाड़ दिया, सबने उसको मान लिया। काफी सालों तक चलता रहा, काफी शताब्दी तक ऐसा चलता रहा। वो तो भला हो जॉन डाल्टन का जो आयर, और उन्होंने महर्षि कणाद ने जो बात कही थी, हमारे भारतीय ऋषि ने, मुनि ने, वो बात सही निकली। लेकिन हम 800 सालों तक, 800 शताब्दियों तक हम नहीं माने इस बात को। अरे क्यों मानेंगे, हमें तो बाहर के लोगों की बातों पे भरोसा है ना। अरे इंडियन किसी ऋषि, अरे ऋषि मुनि कब से वैज्ञानिक बन गए भैया? उनको तो काम है मंत्र जपना है, बस ये हवन पूजन करना है। वो वैज्ञानिक बातें कब से करने लग गए? जबकि हमारी हर धर्म ग्रंथ वेद जो है वो साइंटिफिक है। ये जो संस्कृति, कल्चर जो है, ये पूरा वैज्ञानिक जीवन है, ये पूरा वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऐसा है ही नहीं है। जिन ग्रहों की आप बात करते हैं आजकल की, ये नवग्रह, 9 ग्रह खोजे गए, ये दूर है, ये सब चीजें पहले से खोज ली गई हैं। लेकिन हाँ, हमने उनको नाम आजकल के नहीं दिया, नए जो नाम है आजकल के, है ना, मार्स, ये नाम नहीं दिया हमने मंगल बोला। लेकिन जो विदेशी जो लोग उनको सुना मार्स दे दिया, वो एक अलग बात है। वो है, हमारी आदत है इंडियन लोगों की ना। चलिए, तो अब हम बात करते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट जो इसके परमाणु के हैं। परमाणु का आकार गोलीय होता है, और परमाणु का आकार जो है, साइज और शेप, वो निश्चित होती है। हर पदार्थ के, हर तत्व के परमाणु का आकार निश्चित होता है। और कन्वेंशनल थ्योरी के अनुसार अब परमाणु को और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। चलिए, अच्छी बात। किसी भी परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण होते हैं। 3 मूलभूत कण होते हैं। 3 मूलभूत कण कौन कौन से हैं वो, ये हमें पता होना चाहिए। किसी भी परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण हैं। कौन कौन से? नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की ही खोज हुई भैया परमाणु में। पहले तो परमाणु खोजा गया और परमाणु के बाद में खोजा गया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। दूसरा प्रोटॉन, और तीसरा न्यूट्रॉन। अब इनकी भी जर्नी है, इनकी भी यात्राएं हैं खोज की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूलभूत कण हैं। एग्जाम में प्रश्न आता है, किसी भी परमाणु की संरचना में कितने मूलभूत कण होते हैं? कितने? 3। तो इन्हें मूलभूत कण, बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। मूलभूत कण। मूलभूत कण क्या होंगे भैया? 3। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, इसके ऊपर कितना होता है, क्यों होता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो किसी भी परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण भाग लेते हैं। परमाणु की जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है, परमाणु की जो संरचना होती है, वो 3 कणों से मिलकर के होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। 3 मूलभूत कण इसमें भाग लेंगे। उसके अलावा और क्या क्या भाग लेंगे? उसके अलावा नाभिक भाग लेगा, न्यूक्लियस भी होगा उसमें। उसके अलावा उसमें कक्षाएं होंगी, सेल्स एंड ऑर्बिट होंगे, कक्ष और कक्षक और उपकोष होंगे वो इसमें। तो पूरे परमाणु की संरचना में 3 तो मूलभूत कण, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 मूलभूत कण हो गए। याद रखना, एग्जाम में ये आया हुआ है प्रश्न कि किसी भी परमाणु की संरचना हेतु कौन से 3 मूलभूत कण उसमें पाए जाते हैं। तो क्या आंसर होगा आपका? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात, परमाणु का जो निर्माण होता है वो इन 3 कणों के अलावा एक तो उसमें नाभिक पाया जाता है जिसका त्रिज्या या व्यास निश्चित होती है। दूसरा, उसमें पाई जाती है उसके ऊर्जा स्तर, जिन्हें आप एनर्जी बैंड्स कह सकते हैं, ऊर्जा स्तर कह सकते हैं, या आप उन्हें यह कह सकते हैं कि इसमें कक्षक पाए जाते हैं, इनमें कोश, उपकोष पाए जाते हैं, सेल और ऑर्बिट्स पाई जाती हैं जिनमें हमारे इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं। तो किसी भी परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण, उसके अलावा नाभिक और उसकी ऑर्बिट्स पाई जाती हैं। अब 3 मूलभूत कणों की बात, ये आपके सामने एक परमाणु की संरचना है, उसमें ये वाला जो हमारा अंदर की तरफ आप देख रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यूक्लियस। हिंदी में इसे कहा जाता है नाभिक। क्या कहते हैं हम? नाभिक। ये जो देख रहे हैं ना आप, ये गोल गोल सर्किल, ये नाभिक है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम नाभिक के नाम से जानेंगे। ठीक है। नाभिक के चारों तरफ ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल सा सर्किल, ये कहलाते हैं हमारे शेल। शेल, शेल क्या कहते हैं हम? शेल, जिन्हें हिंदी में शायद हम कोश या कक्ष कहते हैं, है ना? कक्षक या कक्ष जो भी है, वो हिंदी में थोड़ा सा चक्कर पड़ता है। आप शेल याद रखिए, इन्हें शेल कहते हैं, या इन्हें हम ऊर्जा स्तर के नाम से भी जानते हैं। ऊर्जा स्तर, के ऊर्जा स्तर, KLMN, KLMN 4 ऊर्जा स्तर, वैसे तो टोटल 7 ऊर्जा स्तर होते हैं। KLMN 4 ऊर्जा स्तर होते हैं। कितने होते हैं? 4। KLMN, ये 4 ऊर्जा स्तर होंगे, याद रखना साथियों। KLMN 4 ऊर्जा स्तर होते हैं, जिन्हें हम शेल या कोश या कक्ष के नाम से भी जानते हैं। तो परमाणु की संरचना में 3 मूलभूत कण और अंदर की ओर एक ये वृत्ताकार संरचना पाई जाती है जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और इस नाभिक के चारों ओर ऐसी वृत्ताकार कक्षाएं और पाई जाती हैं जिन्हें हम ऊर्जा स्तर या शेल, कोश या कक्ष या ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है भाई। तो ये तो हो गया आपका नाभिक, ये हो गई इसकी शेल और ऊर्जा स्तर। अब नाभिक के अंदर 2 कण, 2 मूलभूत कण पाए जाते हैं, और वो 2 मूलभूत कण होते हैं, ये जो देख रहे हैं आप P+, ये वाला नीले रंग का जो कण देख रहे हैं, ये होता है हमारा प्रोटॉन। क्या होता है? हमारा प्रोटॉन होता है। इसे हम प्रोटॉन के नाम से जानते हैं, जो कि एक धन आवेशित कण होता है। इसके अलावा इसी नाभिक के अंदर एक कण और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन। तो ये वाला जो कण है साथियों, वो क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे हम उसे? न्यूट्रॉन कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं, जिसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, ना इसके ऊपर प्लस है ना इसके ऊपर माइनस है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, न्यूट्रल पार्टिकल्स होता है, जो कहां पाया जाता है? नाभिक के अंदर। कहां पाया जाएगा? नाभिक के अंदर पाया जाएगा। और इसी नाभिक में प्रोटॉन भी मौजूद है, जो धन आवेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यह धन आवेशित कण नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाया जाता है, और एक आपका पाया जाता है न्यूट्रॉन। अब वो एक अलग बात होगी कि प्रोटॉन बड़ा है या न्यूट्रॉन बड़ा है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश ज्यादा होता है या न्यूट्रॉन के ऊपर होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है या न्यूट्रॉन का होता है, वो भी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। ये दोनों इसके अंदर पड़े रहते हैं, कभी भी इससे बाहर नहीं आते, नाभिक से बाहर। क्यों नहीं आते? क्योंकि इन दोनों कणों पर एक बल लगता है भैया,
और वो होता है हमारा नाभिकीय बल। क्या होता है? नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। और प्रकृति में नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स या न्यूक्लियस फोर्स सबसे प्रबल बल, स्ट्रांग फोर्स माना जाता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग फोर्स होता है। इसी वजह से ये नहीं आ पाते। ये तो चाहते हैं, ये तो बच्चे हैं, ये खूब आना चाहते हैं इससे बाहर, लेकिन बेटाओ इनके चारों तरफ है, हमने पहरा बिठा रखा है, फोर्स लगा रखा है, करंट छोड़ रखा है दीवार में। बेटा जाओगे कैसे तुम इससे बाहर? बेटा इससे बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो न्यूक्लियर फोर्स से सामना करना पड़ेगा। और जब न्यूक्लियर फोर्स से सामना होगा तो पता चल जाएगा निकलने की मजा क्या होता है। मजा सजे में बदल जाएगी, सजा में नहीं बदल जाएगी। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही रहेंगे जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम। जब तक जिंदा हैं तब तक इसी में ही पड़े रहोगे, बाहर नहीं आओगे। और इंटरेस्टिंग बात, परमाणु कभी नष्ट होता ही नहीं है। किसी भी पदार्थ का परमाणु नष्ट नहीं होता है, वो उससे मिलकर के तत्व बन सकते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। तो ये तो लाइफ टाइम इसमें बंद हो गए जेल में, नाभिक की जेल में। अब नाभिक से बाहर कक्षाओं में ये इसके अंदर पड़े रहता है। हाँ, तुम्हें आजादी इसके अंदर उछल कूद करते रहो, अंदर ही अंदर खेल लो, कोई दिक्कत नहीं। नाभिक के बाहर कक्षाओं में एक कण और होता है, मूलभूत कण, जिसे हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर काटते हैं चारों तरफ, इनके नाभिक के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में, अलग अलग ऊर्जा स्तर में इसमें चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहेंगे, कभी बंद नहीं होंगे चक्कर काटते हुए। किसी भी तत्व की रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है वो लेता है इलेक्ट्रॉन। जब भी वो परमाणु कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, परमाणु खुद स्वतंत्र नहीं है भाग लेने के लिए, भाग ले रहा है, तो उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा, और निष्कासित होने के लिए ऊर्जा लगानी पड़ेगी, जिसकी हम आवर्त सारणी वाले चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। वो एंथैल्पी ऊर्जा, क्या क्या ऊर्जा होती है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। कोई भी जो तत्व है, उसका जो परमाणु है, उसको अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो उसको ऊर्जा लगानी पड़ेगी त्यागने के लिए, और किसी दूसरे तत्व को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना है तो उसके बदले में उसको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो त्यागने के लिए भी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, ग्रहण करने के लिए भी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। ऐसे फ्री फोकट में काम नहीं होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही स्वतंत्र है कि इसमें चारों तरफ चक्कर लगा सकता है, और इलेक्ट्रॉन इससे बाहर भी निकल सकता है, जिसे हम संक्रमण भी कहते हैं कि एक तत्व के साथ में दूसरा तत्व जब संयोग करता है तो संक्रमण से उसके इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करके चले जाते हैं, इसके इसमें आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। मजेदार बात, प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का जो मान है वो बराबर होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम्ब ये आवेश होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 होगा और प्रोटॉन के ऊपर प्लस के 1.6 इंटू 10⁻19 10⁻19 कूलाम्ब आवेश। तो इसके ऊपर भी आवेश उतना ही होता है और इसके ऊपर भी आवेश इतना ही होता है, लेकिन इसके ऊपर आवेश जो होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है, और इसके ऊपर आवेश का मान माइनस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। यह प्रश्न आपकी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम से और पिछली कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अधिकतर इसमें से जो प्रश्न आते हैं वो इनके ऊपर आवेश के मान, चार्ज की जो वैल्यू है उसका बहुत ज्यादा प्रश्न आता है। और मजेदार बात सुनिए, किसी भी तत्व के परमाणु में हमेशा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं बराबर होती हैं। जितने उसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दो बात हमें पता चली कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान क्या होता है? बराबर। और वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, जिसमें प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान होता है प्लस के 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम, या सिर्फ 1.6 भी आ सकता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान माइनस के 1.6 होता है। ये
माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो आवेश की जो वैल्यू है, वैल्यू मान, वो तो दोनों का बराबर है, लेकिन एक के ऊपर ऋणावेश है और एक के ऊपर धनावेश है। दूसरी बात, किसी भी तत्व के परमाणु हो, कोई सा भी तत्व का परमाणु हो, उसमें हमेशा प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर होती हैं। कभी भी जरूरी नहीं है कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर हों, ये ज्यादातर अलग अलग होती हैं, ज्यादातर ये अलग अलग होती है, कुछ एकाध तत्वों में अपवाद के स्वरूप में छोड़ करके। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं, कम ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान भी क्या होता है, बराबर होता है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, और प्रोटॉन की संख्या के आधार पर, याद रखिए, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर जो होता है Z, वो निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 10 है, जैसे सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो ये कैसे डिफाइन किया हमने कि इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, अर्थात उस तत्व के परमाणु में 11 प्रोटॉन है और 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। 11 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर का निर्धारण किया जाता है। ये भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, समझ में आया? तो ये बेसिक सा डायग्राम सा था जिससे हमने चर्चा करी किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है? तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे बेसिक फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3 होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने पढ़ा, समझा कि प्रोटॉन के ऊपर आवेश है ना, प्रोटॉन का आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, ठीक है? और ये कितना होता है? ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, है ना? ये होता है, जिसमें प्रोटॉन का तो होगा ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। जब इलेक्ट्रॉन की बात आए तो ये होगा माइनस के 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। और ये प्रश्न एग्जाम में बहुत बार, कई अलग अलग एग्जाम में, खासकर पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम्स में ये पहले पूछा जा चुका है, रेलवे के एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है, और भी कई आपकी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स में भी ये पूछा जा चुका है, रीट के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके ऊपर आवेश का जो मान है कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है, प्रोटॉन के ऊपर आवेश का मान कितना होता है, या किसी भी परमाणु की संरचना में 2 मूलभूत कण कौन कौन से हैं जिनके ऊपर आवेश का मान बराबर होता है, तो वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाय नेचर, प्रकृति में आवेश का जो मान है वो अलग अलग है। प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश का जो ये जो मान है वो धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का ये जो मान होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। अब यहां हम बात करेंगे कि ये जो प्रोटॉन, और इंटरेस्टिंग बात जो है, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याएं बराबर भी हो सकती हैं या अलग अलग भी हो सकती है, जरूर नहीं है कि बराबर हो, लेकिन हां, हमेशा किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या के। इसका मतलब किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये दोनों बराबर होंगे। मान लीजिए आपसे प्रश्न आए एग्जाम में कि किसी तत्व के परमाणु में 17 प्रोटॉन है, जैसे क्लोरीन है, 17 प्रोटॉन है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। कि किसी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन P प्लस कितने हैं, 17, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन होंगे भैया उसमें भी 17 होंगे, ठीक है? इसलिए 2 बातें हमेशा याद रखिए, किसी भी तत्व के परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश का मान बराबर होता है। दूसरी चीज, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्याएं हमेशा बराबर होती हैं, ऑलवेज हमेशा कैसे होती हैं, बराबर होती हैं। हाँ, न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है?
ये बात हमारे सामने निकल करके आई है। अब ये जो प्रोटॉन की संख्या है, इसके आधार पे किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है, उसका निर्धारण होता है। किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या का निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रोटॉन की संख्या के आधार पर। प्रोटॉन की संख्या के आधार पर उस तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सोडियम है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसका मतलब इस सोडियम के परमाणु में प्रोटॉन कितने हैं? 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, न्यूट्रॉन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें क्लोरीन की, है ना, क्लोरीन की, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। 17 का मतलब क्या पता चला? इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? क्लोरीन के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होंगे उसमें 17, और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या जरूरी नहीं है 17 हो, वो अलग अलग होती है। तो प्रोटॉन की संख्या के आधार पर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या उसकी परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर का निर्धारण होता है, और एटॉमिक नंबर से यह पता चलता है कि उस तत्व के परमाणु में प्रोटॉन इतने हैं और इलेक्ट्रॉन इतने हैं। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन क्या है? आपके 11 हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 11 ही होंगे, है ना। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 11 होंगे, बराबर होंगे। न्यूट्रॉन जरूर नहीं है कि भाई न्यूट्रॉन 11 हो, ठीक है, तो ये बराबर होते हैं। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, चलो प्रोटॉन के आधार पे तो हमारा इसके आधार पे तो निर्धारण हो गया प्रोटॉन का परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक या उसकी संख्या। तो प्रोटॉन की संख्याओं का योग, प्रोटॉन की संख्या के आधार पर निर्धारण होता है एटॉमिक नंबर या क्रमांक जेड, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान, उस तत्व के परमाणु का द्रव्यमान या परमाणु भार। तो किसी भी तत्व का परमाणु भार और या परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का क्या होता है? योग। मान लीजिए किसी तत्व का परमाणु भार कितना है? 35 है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उसमें 17 प्रोटॉन हो और 18 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो 17 क्या है? उसमें प्रोटॉन है और 18 क्या है? न्यूट्रॉन है। तो उसका परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कितना होगा? 35 होगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग कहलाता है परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। और ये जो चीजें अभी आप देख रहे हैं पिछले 1 घंटे के दौरान, ये जो चीजें आप इस डायग्राम पर बेस्ड जो भी जानकारी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये एक एक जानकारी से, एक एक लाइन जो मेरे द्वारा बोली जा रही है, उससे प्रश्न पिछली एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, और डेफिनेटली आपकी आने वाली एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इसको आप डायग्राम से बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका किसी भी तत्व के परमाणु की संरचना का बेसिक सा कॉन्सेप्ट।